नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का छठा चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट, जो कि इस बुक का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। और यहां से एग्जाम में 100% आपसे जरूर पूछा जाता है, जो कि 12th क्लास या फिर 3rd ईयर या फिर आप कंपटीशन लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपसे पहले ही बता देता हूं, क्योंकि ग्रामीण विकास को बिना समझे आप इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और जिन भी राज्यों में एनसीईआरटी की बुक चलती है, भले वो झारखंड बोर्ड हो या मध्य प्रदेश बोर्ड हो या फिर महाराष्ट्र का बोर्ड हो, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो मैं चीजें समझाऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है। बिल्कुल सीक्वेंस में आपको पार्ट मिलेंगे। इस चैप्टर के भी मैंने 2-3 पार्ट बनाए थे, बट मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं आपको इस एक वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर शुरू से समझा दूं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सब चीजों को समझने के लिए मेरे दोस्तों मैं आपको कुछ फंडामेंटल बेस यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को 190 वर्षों के बाद ब्रिटिश हुकूमत से 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी और हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था दोस्तों 11 दिसंबर 1946 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि संविधान सभा ने ही दोस्तों हमारा संविधान बनाया था। और संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे दोस्तों, ठीक है, जिसको 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया गया था, संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और 1952 में पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों, जिसमें कांग्रेस को और उसकी सहयोगी पार्टी को 361 सीटें मिली थी, जो कि एक बहुत बड़ा बहुमत हासिल हुआ था। अब क्या था, कांग्रेस या उस समय की तत्कालीन सरकार को भारत का विकास करना था। और भारत को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो अर्बन एरिया है यानी शहरी इलाके हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, ये सब। और कुछ हमारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो कि रूरल एरिया में आते हैं दोस्तों। और आप जानते हैं कि भारत की जो अधिकांश जनता है वो आज भी दोस्तों 2021 में भी गांव में ही रहती है दोस्तों। और भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है जिससे हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो अपनी जीविका प्राप्त करते हैं, वो है मेरे दोस्तों कृषि। और जब तक आप कृषि का विकास नहीं करेंगे तो तब तक भारत का भी विकास नहीं होगा। और जब तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा तो आप यकीन मान लीजिए मेरे दोस्तों, भारत का विकास होना असंभव है। ये बात आप जानते हैं। तो इसलिए भारत सरकार को, उस समय की भारत सरकार को ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि भारत के आर्थिक विकास को अगर करना चाहते हैं यानी आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना चाहते हैं और उसे आर्थिक विकास में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य तौर से उन्हें क्या देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भारत की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है दोस्तों। तो इसलिए जो ग्रामीण विकास है यानी 1947 से लेकर 2021 तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रामीण विकास कहते हैं। तो मैं पहले इसको एक बारी पढ़ देता हूं आपको और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरा अंत तक देखा करें और वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट किया करें और कमेंट में जरूर मुझे बताया करें कि मेरी कहां कमियां रह गई हैं और मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत को बढ़ने में और पढ़ने में जरूर हमारी मदद करें, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और हमें अपने भारत को पढ़ने और बढ़ने में जरूर मदद करनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला एक ग्रामीण विकास।
ग्रामीण विकास को समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि विकास क्या होता है। देखिए, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट इंग्लिश में। विकास को हम दो पहलुओं में बांट सकते हैं कि एक विकास वो होता है जिसका आर्थिक पहलू होता है, यानी मात्रात्मक पक्ष होता है, जिसे आप माप सकते हैं, जिसे आप आर्थिक समृद्धि दर कहते हैं। आर्थिक समृद्धि दर, जैसे उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने से दोस्तों आय बढ़ती है, आय बढ़ने से व्यय बढ़ता है, व्यय बढ़ने से निवेश बढ़ता है, और निवेश बढ़ने से दोबारा दोस्तों आय बढ़ती है, और ये चक्कर चलता जाता है। तो इसको आप नाप सकते हो, यानी देशी आय के रूप में, देशी आय के रूप में, राष्ट्रीय आय के रूप में, और प्रति व्यक्ति आय के रूप में, और भी कई सारे इसके पहलू होते हैं। तो आर्थिक समृद्धि दर का मतलब होता है एक लंबे समय तक देश में उत्पादन के स्तर में वृद्धि होते रहना, और उसके उत्पादन की जनसंख्या में वृद्धि होने से जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वह उसको निष्प्रभावी ना कर सके लंबे समय तक। ये बात आप याद रखें। दूसरा होता है दोस्तों विकास का मात्रात्मक पहलू, तो मैंने आपको बता दिया, जो कि आर्थिक समृद्धि होता है, जबकि जो उसका गुणात्मक पहलू होता है, गुणात्मक पहलू, उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास में दोस्तों आर्थिक समृद्धि दर तो होती है शामिल, बट साथ में दोस्तों कुछ गुणात्मक पहलू भी होते हैं, जैसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना। कैसे दोस्तों? जीवन स्तर में सुधार होना। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां पे सड़कें नहीं हुआ करती थी, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ था, बेहतर पुल नहीं थे, बांध नहीं थे, जिसके वजह से जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी लोग थे उन्हें कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन और मतलब सामना करना पड़ता था। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया कि विकास क्या होता है। विकास को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक आर्थिक समृद्धि और एक आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि में केवल मात्रात्मक पहलुओं को रखा जाता है, और जबकि आर्थिक विकास में दोस्तों मात्रात्मक पहलू के साथ साथ गुणात्मक पहलुओं को भी किया जाता है। देखिए, अगर आर्थिक समृद्धि दर बढ़ रही है तो आप ये मत मानिए कि आर्थिक विकास भी होगा, क्योंकि अगर हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है, डोमेस्टिक इनकम बढ़ रही है, और प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब उसका अधिकांश भाग कुछ ही लोग, यानी जो कुछ ही बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही ले जाते हैं, जिससे भारत को फायदा नहीं होगा दोस्तों। और तत्कालीन समय में, इस समय भी आप देखते हैं कि पूरे भारत में कितना बड़ा विरोध चल रहा है। क्यों चल रहा है दोस्तों? कृषि कानूनों को लेकर चल रहा है, क्योंकि दोस्तों वो जो कानून है ना, वो ग्रामीण विकास के लिए नहीं है, चंद उद्योगपतियों के विकास के लिए है मेरे दोस्तों। अगर आपको लगता है कि किसान सही है और हमारी तत्कालीन सरकार गलत है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, मुझे आपका संदेश मिलेगा दोस्तों। और आपको और मुझको और हम सबको हमारे किसान भाइयों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे घर में जो राशन आता है, जो हमारा पेट भरता है, वो किसान होता है मेरे दोस्तों। और किसान और कृषि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, और इसलिए मेरे दोस्तों ग्रामीण विकास होना अति आवश्यक है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी 1952 में, जो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की सरकार थी, उनके सामने एक समस्या उत्पन्न थी। क्योंकि आप जानते हैं कि 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध का दौर चल रहा था। एक पहली दुनिया के देश थे जो कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश थे, और एक सोवियत संघ के देश था, दूसरी दुनिया के देश और उसके सहयोगी देश। जो अमेरिका था वो पूंजीवाद का समर्थक था, और जबकि सोवियत संघ था मेरे दोस्तों साम्यवाद का समर्थन। अब भारत के सामने ये समस्या बहुत बड़ी थी कि वो पूंजीवाद को अपनाए या फिर साम्यवाद को अपनाए। तो भारत ने निकाला उसका बीच का रास्ता। भारत ने कुछ पॉजिटिव बातें कहां से ली? पूंजीवाद से, और कुछ पॉजिटिव बातें ली साम्यवाद से। और भारत ने अपनाया मिश्रितवाद, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ना भारत ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, ना ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत ने मिश्रितवाद, यानी यहां पे सार्वजनिक क्षेत्र भी थे और निजी क्षेत्र भी थे। यहां पे सार्वजनिक संपत्तियां भी थी और निजी संपत्तियां भी थी। तो ये बात आपको क्लियर हुई। और उस समय
के जितने भी मंत्री थे, सरकार के थे, उन्होंने मिश्रित बात को लिया और इस बात का विशेष ध्यान दिया कि भारत के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है ना, उनका विकास होना अत्यंत आवश्यक है। अब दोस्तों ये चीजें आपको क्लियर होगी, क्योंकि जब तक आप किसी चीज के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे ना, तब तक आपको कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं आएगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं ये सही करता हूं, आपको बेसिक क्लियर करता हूं, तो मुझे आप कमेंट में जरूर लिखें, और यदि आप चाहते हैं कि टू द पॉइंट पढ़ाएं तो मैं वैसा करूंगा। बट दोस्तों मेरा ये मानना है कि आपको पहले कहानी के रूप में चीजों को समझना होता है। अब बात करते हैं कि ग्रामीण विकास क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों यानी गांव के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए क्रमबद्ध योजनाओं से है, क्रमबद्ध योजनाएं। अब देखिए आर्थिक क्या होता है, देखिए गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है वो है कृषि, और दूसरी होती है दोस्तों गैर कृषि। गैर कृषि में आ जाता है हमारा मत्स्य पालन आ गया, पशुपालन आ गया, खनिज का खनन आ गया, है ना। ये सारी गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। और दोस्तों जितने भी कृषि से संबंधित क्रियाएं हो या गैर कृषि से संबंधित क्रियाएं हो, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उससे क्या प्राप्त होती है दोस्तों, जीविका प्राप्त होती है। और जो भी जीविका यानी धन से संबंधित क्रियाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्थिक पक्ष कहते हैं। क्लियर है। और एक होते हैं हमारे सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में क्या हो गए, बेहतर सड़कें हो गई, बेहतर बांध हो गए, बेहतर स्कूल हो गए, यानी आधारिक संरचना, बेहतर अस्पताल हो गए, बेहतर डॉक्टर हो गए। तो जितने भी नीति निर्माता थे उस समय के, उन्होंने मिश्रितवाद को अपनाया, क्योंकि ना तो उन्होंने साम्यवाद को पूर्ण रूप से समर्थन किया, ना ही पूंजीवाद का पूर्ण रूप से समर्थन किया। उन्होंने दोनों की बीच की स्थिति को निकाला और मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में यह ध्यान दिया गया कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं और ग्रामीण लोग हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक में दोस्तों कृषि और गैर कृषि से रिलेटेड बातें हैं, और सामाजिक में दोस्तों अच्छे अस्पताल यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारिक संरचना। देखिए स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए रोटी कपड़ा मकान ये हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। और हमारी द्वितीय आवश्यकताएं होती हैं, जो आधारिक आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें हम शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी पहले स्वास्थ्य को रखते हैं फिर शिक्षा को रखते हैं। तो भारत की सरकार ने 1952 से लेकर लगातार जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उन सभी पे यह बात का ध्यान रखा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके आर्थिक विकास भी किया जाए और उनका सामाजिक विकास भी किया जाए। क्रमबद्ध योजनाएं, तो यहां पे क्रमबद्ध योजना का मतलब यहां पे है पंचवर्षीय योजना, जो 5 वर्ष के लिए बनाई जाती थी। और मुख्य तौर से दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, उसमें कृषि यानी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई थी। और खाद्यान्न यानी अनाज से रिलेटेड बात जो हमारे खाने के काम आती है वो कृषि है दोस्तों। तो कृषि को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीविका में वृद्धि हो, उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। और साथ में दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, अच्छे अस्पताल, इन सब की बातें ध्यान में रखी गई थी। तो जितनी भी योजनाएं बहुत ही सिंपल है, ग्रामीण विकास, और ग्रामीण विकास होता है क्रमबद्ध योजना, और क्रमबद्ध योजना में उनके आर्थिक पहलू और उनके सामाजिक पहलुओं पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। तो आई थिंक आपको इतनी बात तो क्लियर हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है कि कार्यविधि योजना के मुद्दे, यानी कार्यविधि योजना के मुद्दे, यानी ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी हमारी, लगभग 12-13 योजनाएं बनाई गई भारत में। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो
योजना आयोग था उसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया। और उसके बदलने से पहले 2014 से पहले 11 से 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी। और उसमें हर योजना में दोस्तों, हर योजना में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि बिना भारत के ग्रामीण विकास के बिना भारत का विकास करना लगभग असंभव था दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की, यानी कार्य विधि योजना के मुद्दे, यानी ग्रामीण साख। यानी ये जो योजनाएं बनाई गई उनमें किन किन मुद्दों को शामिल किया गया, किन पे विशेष बल दिया गया, किस पे विशेष ध्यान दिया गया। पहला है ग्रामीण साख। पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं कि साख क्या होती है। देखिए मेरे दोस्तों, जो बड़े बड़े किसान होते हैं जिनके पास कई एकड़ जमीन होती है, उन्हें उधार लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। पर दोस्तों जो सीमांत और जो छोटे किसान होते हैं उनके पास कृषि करने के लिए या खाद खरीदने के लिए और कई सारी गतिविधियों को करने के लिए पैसा नहीं होता, तो उन्हें दूसरों से क्या लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। जैसे कि साहूकारों से ले लेते थे, बड़े किसानों से ले लेते थे, और जो कमीशन एजेंट होते थे उनसे ले लेते थे। तो वो बहुत मोटे ब्याज पे उनको क्या देते थे, पैसा देते थे, जिसकी वजह से दोस्तों वो क्या होते थे कि वो उसका ब्याज चुकाते रहते थे और ब्याज ही इतना ज्यादा होता था कि मूल तो कभी चुका ही नहीं पाते थे, जिसके वजह से दोस्तों उन्हें अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। इस पे कई सारी हिंदी मूवीज बन रखी हैं, आपने देखी हैं। बॉलीवुड ने इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है दोस्तों। मदर इंडिया की जो मूवी है, जो संजय दत्त की मां थी नरगिस, उनने एक बहुत अच्छी फिल्म बनी थी मदर इंडिया, उसमें इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से उठाया गया था दोस्तों। तो साख का मतलब होता है उधार, और ग्रामीण साख का मतलब होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कृषि और गैर कृषि करने के लिए, गैर कृषि क्षेत्र में काम को शुरू करने के लिए दिया जाता है, उसे हम ग्रामीण साख कहते हैं। तो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी 1951 से लेकर 2014 से पहले उसमें ग्रामीण साख पर विशेष बल दिया गया। इसके बाद दोस्तों कृषि विपणन। अब देखिए पहले विपणन समझिए, मैंने इस पे अलग से भी वीडियो बनाया था, प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको सारे के सारे वीडियो बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। देखिए आप जानते हैं, अगर आप आपने नहीं भी की हो तो मैं अगर थोड़ा सा आपको बताना चाहूं कि कृषि क्या होता है, फिर आपको कृषि विपणन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए जब हम कोई खेती करता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक खेत ले लेता हूं, ठीक है, ये मान लीजिए 100 एकड़ जमीन है या 100 एकड़ जमीन है, और यहां पे मुझे गेहूं की फसल और जौ की फसल उगानी है। तो सबसे पहले स्टेप मैं क्या करूंगा, मैं हलों के माध्यम से इसकी खुदाई करूंगा, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करूंगा। यानी जो मिट्टी, जो उसकी ऊपरी सतह है जो बहुत टफ है, उसमें मैं बैलों के माध्यम से या खुद के माध्यम से या ट्रैक्टर के माध्यम से इस जमीन में क्या करूंगा, गुड़ाई करूंगा, यानी हल चलाऊंगा, जिससे ऊपरी परत क्या होगी, टूट जाएगी और वो मिट्टी मुलायम हो जाएगी। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे स्टेप में हम इसमें बीज बोएंगे। तीसरे स्टेप में दोस्तों हम इसमें खाद डालेंगे। चौथे स्टेप में दोस्तों हम क्या करेंगे, पानी देंगे। फिर पांचवें स्टेप में हम बीच बीच में खरपतवारों को निकालेंगे और रोजाना पानी देंगे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों छठे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम कृषि के पकने का इंतजार करेंगे। रोजाना हम जाएंगे, पानी लगाएंगे, रोज हम जाएंगे, उसमें से खरपतवार निकालेंगे और कृषि की देखरेख करेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगी दोस्तों, कृषि क्या होगी, पक जाएगी। कृषि पक गई। अब दोस्तों जब तक कृषि पक गई, यानी कृषि मतलब जब बन जाती है, यानी फसल पूरी हो जाती है, यानी जो पौधा आपने बीज उगाए थे और वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाते हैं, तो वहां तक की बात अगर हम कहें तो वो है कृषि। अब उसके बाद क्या होता है, कृषि को काटते हैं, ठीक है, कृषि को काटेंगे, फिर उसका संक्रमण करते हैं, यानी उसमें से जो भी काम की चीज होती है वो निकाल लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। फिर हम यातायात के माध्यम से उसे मंडियों तक पहुंचाते हैं और फिर मंडियों में उसको बेच देते हैं, है ना। तो देखिए कृषि के पकने के बाद की उसके संग्रह से संबंधित, उसके भंडारण से संबंधित,
उसके यातायात से संबंधित, उसके बेचने से संबंधित, उसके मतलब जितनी भी चीजें हैं कृषि के पकने के बाद क्या होती है उसे कृषि विपणन कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? कृषि एग्रीकल्चर मार्केटिंग। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, यानी जब फसल पक के तैयार हो जाती है उसके बाद से लेकर जितनी भी क्रियाएं होती हैं फसल के बिकने तक, उन सभी को कृषि विपणन कहते हैं। और भारत सरकार को यह पता था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने कृषि जो थी यानी जो एग्रीकल्चर था उसकी पूरी तरीके से कमर तोड़ दी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि 190 साल अंग्रेजों ने हम पे राज किया है और जमींदारी प्रथा ने कृषि को पूर्ण रूप से क्या कर दिया था दोस्तों? बर्बाद कर दिया था। और उस समय के नेताओं को पता था कि अगर वो कृषि पे ध्यान नहीं देंगे तो कृषि के बिना विकास किए भारत का विकास करना असंभव था, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों पेट को क्या चाहिए होती है? रोटी चाहिए होती है। तो रोटी तो तब मिलेगी ना जब कृषि होगी, और जब कृषि तो बहुत अच्छी होती है। देखो किसान क्या है ना मेरे दोस्तों, किसान को कृषि करते समय भी अनेक परेशानियां आती हैं, पर जब वो खेती पक जाती है यानी जो फसल बन जाती है, पक के तैयार हो जाती है, उसके बाद भी दोस्तों अनेक समस्याएं आती हैं। इन्हीं अनेक समस्याएं आगे चल के ना आए, कुछ चंद उद्योगपति ही देश की कृषि को हथिया ना ले, इसलिए दोस्तों इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है आज की डेट में भारत में। आप जानते हैं कि हालात कैसे हैं। मैं ये आग्रह करूंगा नरेंद्र मोदी की सरकार से, स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट से, कि भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि भारत सरकार को किसानों की बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, और आप सबको भी भारत के किसानों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जय जवान जय किसान। तो किसान तो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किसान के द्वारा ही अन्न जाता है जवानों के, तभी उनके पास वो उनमें ये बल आता है कि वो हमारे देश को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा दे। आप मेरी बात से सहमत होंगे पूर्ण रूप से दोस्तों। तो देखिए ग्रामीण 60 पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, इन जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और कुछ कुछ बीच में एक वर्षीय योजनाएं भी बनाई गई, उन पे ध्यान दिया गया। और हरित क्रांति ने तो इसमें बहुत बड़ा काम किया था दोस्तों। जो कहते हैं 1960 के बाद 67 में हुई, 2 स्टेप में हुई थी हरित क्रांति ने कृषि के उत्पादन और उत्पादकता को बहुत बूम किया था दोस्तों, बहुत ज्यादा। इन पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सारी बातें बताऊंगा तो दोस्तों पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप सब सोचेंगे कि बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाता है ये सॉरी मेरे दोस्तों। तो देखिए ग्रामीण 60 मैंने आपको समझा दिया, कृषि विपणन आपको समझा दिया, विविधीकरण। अभी विविधीकरण क्या होता है, जिसे डाइवर्सिफाई कहते हैं। विविधीकरण मतलब क्या? देखिए अगर मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहूं कि अगर मैं यहां पे केवल और केवल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं तो ये विविधीकरण नहीं है। मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटिकल भी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स भी पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। तो देख रहे हो मैं एक ही चैनल के माध्यम से कई सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक ऐसे ही दोस्तों जो किसान होते हैं या तो वो जौ की फसल करते हैं या वो गन्ने की फसल करते हैं तो वो एक ही किस्म की फसल करते हैं। बट भारत सरकार ने ये कोशिश की, नीति निर्माताओं ने ये कोशिश की कि जो किसान होते हैं उनकी फसलों में विविधीकरण लाया जाए, यानी एक ही खेत में कई किस्म की फसलें की जाएं। जैसे दलहन मतलब दालें उगाई जाएं, ठीक है, नकदी फसलें जैसे कॉफी हो गया, चाय हो गया। तो इससे डाइवर्सिटीफाई आएगा, विविधीकरण आएगा, जिससे किसान की आय क्या होगी? बूम करेगी, किसान की आय बढ़ेगी मेरे दोस्तों। और किसान की आय बढ़ाना हमारे देश की सरकार का परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों ने ही सरकार बनाई होती है। हर नेता कहता है कि मैं किसान नेता हूं, बट किसानों के नाम पे ही पूरे देश में राजनीति होती है। और वही किसान पिछले 1.5-2 महीने से लाठियां खा रहा है, वाटर कैनल खा रहा है, और जिसकी वजह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्या माहौल बना हुआ है आज की डेट में। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों ये जो चैप्टर है ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखता है। अब आता है विविधीकरण, भी मैंने आपको समझा दिया कि ये विविधीकरण क्या होता है, अलग अलग किस्म की फसलें उगाना जिससे आय बढ़े। जैविक कृषि दोस्तों, जैविक कृषि क्या होती है?
जो परंपरागत कृषि थी दोस्तों, परंपरागत कृषि मतलब जब कहते हैं, आप जानते हैं पाषाण काल यानी स्टोन एज। स्टोन एज को 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल और एक होता है नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंत में और नव पाषाण काल के आरंभ में ही मानव ने कृषि करना सीख लिया था दोस्तों। और उस समय जो कृषि करने का जो तरीका था वो बिल्कुल परंपरागत था, बिल्कुल मौलिक था। गाय गोबर और जो भी कहते हैं जंतु के अवशेष होते हैं उससे ही खाद बनाई जाती थी दोस्तों। तो जो नेचुरली यानी किसी भी केमिकल का प्रयोग ना करके बिल्कुल नेचुरली कृषि को बनाना, जिसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं, ऑर्गेनिक और एग्रीकल्चर कहते हैं, उसे जैविक कृषि कहते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जो भूमि होती है ना, जो जमीन होती है, जो धरती माँ है हमारी, उस धरती माँ की जो उपजाऊ शक्ति होती है उसमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता दोस्तों। तो जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई इन सारी योजनाओं में। जो आज जैविक कृषि है यानी जो रसायनों के माध्यम से कि एक इंजेक्शन लगाया लौकी में, लौकी इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि वो मतलब वो जो अधिक लाभ के लिए तो सही है, बट उससे क्या होता है दोस्तों, लोगों का बहुत ज्यादा स्वास्थ्य बिगड़ता है। और यहां तक कि दोस्तों उसको खाने से जो गिद्ध होती हैं या और भी जो जानवर होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और देश में या पूरे विश्व में बहुत तरीके की क्या फैलने लगती है, बीमारी फैलने लगती है। तो उस समय के नीति निर्माताओं ने ये जोर दिया कि जो किसान भाई हैं वो रासायनिक खाद का प्रयोग कम करें, कम से कम करें, और जैविक खाद का, जो जैविक खाद होती है जो जंतु और पादप के अवशिष्टों से मिलकर बनाई जाती है, उसका प्रयोग किया जाए। तो आई थिंक आपको ये चीज भी क्लियर हो गई कि कार्यविधि योजना के मुद्दे कौन से थे, मेन मुद्दे क्या थे। पहला ग्रामीण साख, दूसरा कृषि विपणन, तीसरा विविधीकरण और चौथा दोस्तों जैविक कृषि। यानी इन पॉइंट पे खास ध्यान दिया गया था दोस्तों। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है, दूसरा पॉइंट भी। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना कि ग्रामीण साख क्या होता है। देखिए मैंने अभी आपको बता दिया था कि ग्रामीण साख क्या होता है। इसमें किसानों की अल्पकालीन यानी 1 साल से कम समय के लिए, या मैं कहूं 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए, मध्यकालीन 6 या 6 से ज्यादा महीनों के लिए, दीर्घकालीन यानी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, है ना। ये अल्पकालीन थोड़े समय के लिए, मध्यकालीन 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने के लिए, और दीर्घकालीन कई सालों के लिए। मतलब साख आवश्यकताएं शामिल हैं। साख आवश्यकता है मैंने बताया उधार, क्योंकि दोस्तों बड़े किसानों के पास तो बहुत पैसा होता है, वो तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। जो मंझोले जो छोटे किसान होते हैं और जो सीमांत किसान होते हैं, उन्हें अपनी फसल उगाने के लिए क्या चाहिए होता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है, साख की जरूरत होती है, ताकि वे उर्वरक और बीज और जितने भी सिंचाई के साधन हैं उन सबको का मैनेजमेंट करके कृषि को उगा सके। दोस्तों ये मेरी बात समझ आ रही है। तो ग्रामीण साख का मतलब होता है किसान भाइयों को थोड़े समय के लिए, नॉर्मल समय के लिए या बहुत लंबे समय के लिए जो भी उधार चाहिए होता है उसकी व्यवस्था कराना। ठीक है, ये अभी और अच्छी तरीके से आपको और आगे पॉइंट में मैं क्लियर करता हूं। अब देखिए मैं नेक्स्ट पॉइंट करता हूं अपना चौथा, कि ग्रामीण साख के स्रोत। अब जो ग्रामीण साख है, अगर एक किसान हो आप मान लीजिए एक किसान हो और आपको उधार की जरूरत है, तो आप कहां से प्राप्त कर सकते हो। तो ग्रामीण साख के 2 स्रोत माने जाते हैं, एक होता है गैर संस्थागत स्रोत और एक होते हैं संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत में दोस्तों व्यापारी आ जाते हैं, जितने भी जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं, जिन्हें आप आड़ती भी कहते हो, आड़ती क्या कहते हैं दोस्तों, आड़ती नहीं आड़ती। तो ये व्यापारी भी होते हैं, साहूकार मोटे मोटे पेट वाले, जो बंदा बाद में चलता है, पेट पहले आ जाता है उसका, साहूकार, क्योंकि बहुत ब्याज खाते हैं ना दोस्तों ये। तो गैर संस्थागत स्रोत जो कि जिन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं होती है, यानी व्यापारी, साहूकार, जमींदार भी आप इन्हें कह सकते हो, बड़े बड़े पैसे वाले धन्ना सेठ किस्म के लोग,
कमीशन एजेंट, आपने देखा होगा कि भैया अगर कोई किसान है, उसकी फसल पक के तैयार है और उसके घर में कोई दिक्कत है, तो कमीशन वाला जो कमीशन एजेंट होते हैं, जो मार्केट में बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, भाई हाँ बता, ये है एमएसपी का रेट, आप बता तू कितने में देगा, इतने में दे रहा है, चल ला दे, और कुछ कमीशन लेके वो उसको उसी समय पैसा दे देते हैं। तो भैया गैर संस्थागत स्रोत में व्यापारी, जमींदार, साहूकार, ये सारे आ जाते हैं दोस्तों, कमीशन एजेंट आ जाते हैं। और ये गैर संस्थागत स्रोत हैं, इनके पास, सरकार के पास इसका कोई बही खाता नहीं होता। इस पे मैंने विशेष वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब आते हैं संस्थागत स्रोत, जिसे सरकार की मान्यता प्राप्त होती है। दोस्तों ये बात आपने याद रखनी है, ये जो गैर संस्थागत स्रोत है, ये ज्यादा कमीशन मतलब ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं दोस्तों, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और किसान की फसल को कम रेट में खरीदने का हमेशा इनका प्रयास होता है दोस्तों। अब आता है संस्थागत स्रोत, यानी संस्थागत स्रोत या संस्थागत साख बोल दें एक ही बात है। सहकारी साख समितियां, यानी हर ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा, भले वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकार में ग्राम पंचायतें हों, मतलब सहकारी समितियां, साख समितियां यानी जो किसानों को क्या देती है, बहुत रियायती, बहुत कम ब्याज पे पैसा उपलब्ध कराती हैं, ताकि किसान कृषि करे और कृषि करके जब वो फसल बेच के उनका पैसा लौटा दे। और क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक अगर मान लीजिए किसान किसानी नहीं करेगा, फसल नहीं उगाएगा, तो आप खाओगे क्या, ठीक है ना। आप देख लेना अभी आने वाले टाइम में, यानी 2022 में बहुत महंगाई होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो किसान को इस समय फसल बोना चाहिए, वो तो दोस्तों अभी मतलब रोडों पे बैठा हुआ है, आप समझ लीजिए। क्योंकि किसानी करने का समय है, इस समय उनको क्या करना चाहिए, कृषि करनी चाहिए। तो मैं तो ये आग्रह करूंगा सरकार से कि भैया जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा के किसान भाइयों को उनके घर भेजा जाए, ताकि वो कृषि करें और हमें बाहर पेट भोजन मिल सके दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये इतनी चीज तो क्लियर हो गई है कि संस्थागत साख क्या होती है या संस्थागत स्रोत क्या हो सकते हैं। अगर आपको पैसा चाहिए मतलब कृषि करने के लिए, तो आप गैर संस्थागत स्रोत से भी प्राप्त कर सकते हो और संस्थागत स्रोत से भी प्राप्त करते हो, जिसमें सहकारी साख समितियां आ गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। क्योंकि ये एसबीआई जो बैंक है, ये हर ग्रामीण क्षेत्र में भारत का मतलब बहुत बड़ा बैंक है। ये स्टेट बैंक है ना, स्टेट बैंक यानी एसबीआई, ये भी किसानों को, भाइयों को क्या देता है, लोन देता है दोस्तों। व्यापारिक बैंक, बहुत सारे ऐसे व्यापारिक बैंक हैं, नॉन फाइनेंस कंपनीज हैं, जो दोस्तों किसानों को कृषि के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए क्या देते हैं, मतलब रियायती दरों पे ऋण उपलब्ध कराते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी जो किसी खास क्षेत्र से संबंधित हो उसे, या भूमि विकास बैंक मतलब जो भूमि की जांच करती है, भूमि पे खेती करने के लिए क्या देती है, पैसा देती है, मतलब किसानों का मार्गदर्शन भी करती है, किसानों के हर सवालों का जवाब देने की भी कोशिश करती है। किसानों को जो भी समस्याएं आती हैं वो इनसे जाके कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा बैंक है जिसका मेन मोटिव यही है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाइयों को क्या देना, ऋण उपलब्ध कराना, ताकि उत्पादन अच्छा हो, फसल अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो, यानी नाबार्ड। ये नाबार्ड है, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, आप वहां पे जाके देख लेना। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया कि ग्रामीण साख के कौन कौन से स्रोत हैं, कौन से संस्थागत हैं और कौन से गैर संस्थागत हैं। इसमें मैंने विशेष वीडियो बना रखे हैं, आप जरूर देखना दोस्तों। अब बात करते हैं ग्रामीण विपणन। मैंने अभी आपको बताया था विपणन मतलब क्या होता है, मार्केटिंग मतलब जैसे कलेक्शन ऑफ हार्वेस्ट, यानी फसल को, यानी जो हमारी क्रॉप्स होती है उसको एकत्रीकरण करना, फिर उसको गुणवत्ता के आधार पे बांटना, फिर उसको स्टोर करना, फिर उसको यातायात के माध्यम से उसको मंडियों तक पहुंचाना, और मंडियों में सब सही दाम हो तब उसे बेच देना। ये होता है दोस्तों विपणन यानी मार्केटिंग। तो देखिए रूरल मार्केटिंग क्या है, इसमें शामिल है फसल कटने के बाद, देखिए फसल कटने के बाद, काटने के बाद उपज का संग्रह करना, संग्रह मतलब उसे स्टोर करना, उत्पाद का संक्रमण करना, यानी दोस्तों जो मेन चीज होती है
उसको निकाल लेना, क्योंकि जो गेहूं की फसल होती है पूरा पौधा तो नहीं खाती हो ना, उसके अंदर जो दाना होता है वो खाती हो, उसे कहते हैं उत्पाद का संक्रमण। गुणवत्ता के आधार पर, गुणवत्ता यानी क्वालिटी के आधार पर यानी के अनुसार उत्पाद का वर्गीकरण करना। जैसे टमाटर आप देखते हो मंडी में जाते हो तो एक 10 रुपए किलो, मतलब 10 रुपए वाला तो जमाना चला गया अब। जैसे मान लीजिए कुछ टमाटर मिलते हैं 20 रुपए किलो और कुछ टमाटर मिलते हैं 30 रुपए किलो और कुछ बहुत अच्छे टमाटर मिलते हैं 40 रुपए किलो। तो जो बेहतरीन टमाटर होते हैं जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होती, सख्त होते हैं, पूरे लाल होते हैं इस तरीके से, तो गुणवत्ता के अनुसार उत्पाद का वर्गीकरण करना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फसल कटने के बाद उसका संग्रह करना, उसका पर संक्रमण करना, ठीक है, जो काम की चीज हो वो निकाल लो और बाकी जो फराली जलाते हैं आपने देखा। बट मैं तारीफ करना चाहूंगा केजरीवाल गवर्नमेंट की कि उसने अच्छे केमिकल का इस्तेमाल करके गेहूं, मतलब उसी फराली में कुछ ऐसा डाला कि वो वहां पे खाद बन गई। इसे कहते हैं कोई राजनीतिक पार्टी। मैं दिल से सल्यूट करता हूं केजरीवाल सरकार और उसके जितने भी मंत्री हैं और खासकर मनीष सिसोदिया जी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। केजरीवाल सर को तो मैं सल्यूट मारना चाहूंगा कि नेता हो तो केजरीवाल जैसा हो, क्योंकि क्या काम कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। मैं तो मानता हूं कि वो आने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। गुणवत्ता के अनुसार उत्पाद का वर्गीकरण यानी क्लासिफाई कर देना क्वालिटी के हिसाब से। क्रेताओं की पसंद के अनुसार पैकिंग करना। आपने देखा आटा आपको कैसे मिलता है, खुला आटा भी मिलता है और आशीर्वाद जो आईटीसी का प्रोडक्ट है और शक्ति भोग आटा, यानी जो हमारे जो क्रेता होते हैं, जैसे हम तो क्रेता है ना, मैं कोई किसान नहीं हूं दोस्तों, बट मैं बाजार से जाके आटा खरीदता हूं तो मैं आशीर्वाद आटा खरीदता हूं। क्यों? थोड़ा कन्वीनियंट है, थोड़े से पैसे ज्यादा हैं बट उसकी पैकिंग अच्छी है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो क्रेताओं के अनुसार यानी उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार उत्पाद की पैकिंग करना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भावी बिक्री के लिए उत्पाद का भंडारण करना, मैंने आपको बता दिया। देखिए पहला संग्रह हो गया, दूसरा प्रसंस्करण हो गया, तीसरा वर्गीकरण हो गया, चौथा उसका पैकिंग हो गई, पांचवा उसका भंडारण हो गया। और उत्पाद को तब बेचना जब कीमत लाभप्रद हो। और उत्पाद को कब बेचना? जब कीमत लाभप्रद हो, यानी जब अच्छी कीमत मिल रही हो आपको आपकी फसल की। तो देखिए फसल के कटने के बाद, फसल के कटने से पहले मतलब मिट्टी को तैयार करना, उसमें पानी डालना, उसमें बीज बोना, उसमें खाद डालना, समय समय पे खरपतवार निकालते रहना, रोजाना सिंचाई करना, फसल के पकना और फसल के काटने तक को हम कृषि कहते हैं। और उसके बाद की उसके संग्रह, उसके प्रसंस्करण, वर्गीकरण, पैकिंग, भंडारण और बेचना सही समय पे, इन सबको दोस्तों हम कृषि विपणन कहेंगे या ग्रामीण विपणन कहेंगे, क्योंकि अधिकांश जो खेती होती है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है। विशेष वीडियो बना रखा है मैंने, आप देखना, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बस थोड़ा सा जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूं कि वीडियो कुछ ज्यादा बड़ा ना हो। अब आता है व्यवस्थित बिक्री। अब ये व्यवस्थित बिक्री, कुछ वर्ड्स में नहीं बोल पाता हूं दोस्तों, बट आप मैनेज करने की कोशिश करना। इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें नकदी की अधिक जरूरत के कारण, नकदी यानी कैश की, यानी तुरंत पैसा चाहे अगर जब किसान को चाहिए होता है, के कारण किसानों को अपनी फसल काटने के बाद तुरंत बेचनी पड़ती है। अब देखिए किसान भाई भी दोस्तों किसी ना किसी से ब्याज पे पैसा पकड़ के, भले वो संस्थागत स्रोत हो या गैर संस्थागत स्रोत हो, क्या करते हैं दोस्तों, वो फसल उगाते हैं। अब फसल उगने में गवर्नमेंट बहुत टाइम बाद तो एमएसपी बताती है और बहुत टाइम लगा देती है। तब तक किसान की जो ज़रूरतें होती हैं खाने पीने की, रहने की, जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे किसी किसान भाई की बेटी की शादी हो या उसको अपनी बेटी की पढ़ाई या बेटे की पढ़ाई की बात हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं। तो उसमें वो पूरी फसल में से कुछ ऐसा पार्ट वो जल्दी से उसको पैसा मिल जाए तो वो उसी समय तुरंत काटने का तुरंत बेच देता है। वो किसको बेच देगा भाई? सिंपल है, कमीशन एजेंट को बेच देगा या साहूकार को बेच देगा या कोई व्यापारी को बेच देगा। तो
क्यों बेच देगा? क्योंकि व्यवस्थित बिक्री क्या है, तुरंत मुझे पैसा चाहिए, कैश चाहिए। मैंने भैया चाय की फसल उगाई या मैंने गन्ने की फसल उगाई, मैंने भैया मुझे चाहिए थे, मेरे लड़के का एडमिशन कराना था स्कूल में, मैंने बोला भैया तू जो भी है ना एमएसपी तो इसकी 1800 है, तू चल 1600 ही दे दे यार, दे तो दे, मुझे पैसे चाहिए भाई, बहुत जल्दी है। तो उसे ही कहते हैं दोस्तों व्यवस्थित कृषि। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यहां पे है सरकार की बात। यानी 1900 जो पहली पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो सरकार ने क्या क्या काम किया है कृषि विपणन को सुधारने के लिए। क्योंकि कृषि विपणन को जब तक नहीं सुधारा जाएगा तो कृषि का विकास नहीं किया जा पाएगा, और जब तक कृषि का विकास नहीं होगा दोस्तों तो ग्रामीण विकास नहीं होगा, और ग्रामीण विकास नहीं होगा मेरे दोस्तों तो आप जानते हैं कि भारत का भी आर्थिक विकास नहीं होगा। क्योंकि जब तक गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा तो मैं नहीं मानता हूं कि भारत का विकास हो सकता है। क्योंकि चंद देशों, चंद राज्यों या चंद महानगरों का विकास होने से पूरे भारत का विकास नहीं हो सकता। अब बात करते हैं विपणन व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। यानी सरकार ने वो कौन कौन से उपाय किए शुरुआत से लेकर अब तक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक वो कौन कौन से उपाय किए हैं जिससे कृषि विपणन में या कृषि मतलब ग्रामीण विकास में फायदा करेगा। क्योंकि देखिए ग्रामीण विकास केवल कृषि के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि अधिकांश जनता दोस्तों कृषि पर ही निर्भर है हमारे देश की। अब आता है नियमित बाजार। नियमित बाजार, स्थायी, जिसे हम स्थायी बाजार भी कहते हैं। ये जो कृषि कानून आया है उसमें ये नियमित बाजारों को ही खत्म कर दिया है दोस्तों, जिससे जो आड़ती है और जो मजदूर हैं दोस्तों उनकी भी कमर टूट गई। आड़ती कौन होते हैं? बड़े बड़े व्यापारी जो किसान के माल को खरीद लेते हैं और उनको उसी समय पैसा दे देते हैं। मजदूर वो होते हैं जो किसानों के साथ फसल को कटवाने में, उसके संग्रहण में, उसके यातायात में, फरारी जलाने में या फरारी काटने में, बहुत चीजों में किसानों की मदद करते हैं, उन्हें हम मजदूर कहते हैं। तो किसान हो गया, मजदूर हो गया और आड़ती हो गया। ये जो तीन है ना दोस्तों, ये भारत की बैकबोन है। ये क्या है? भारत की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है दोस्तों। और उसी रीढ़ की हड्डी पे चोट की गई है नियमित बाजारों यानी स्थायी मंडियों को खत्म करके दोस्तों। आप जानते हैं इससे पहले बिहार सरकार ये कर चुकी है, नीतीश कुमार ये कर चुके हैं, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि किसान, जो बिहार के किसान हैं दोस्तों, उनका पूरा सत्यानाश हो गया। और अब मोदी साहब ये चाहते हैं कि पूरे देश का भी सत्यानाश हो जाए। तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूंगा मोदी जी से कि भैया ऐसा काम ना करें, आपने अच्छा तो कुछ किया नहीं है, बुरे पे बुरा किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये देश नहीं है, ये देश है किसानों का, जवानों का और वैज्ञानिकों का और हम सबका दोस्तों। क्योंकि देश बना है हम सबसे दोस्तों, कि चंद नेताओं से नहीं बना ये देश। तो नियमित बाजार मैंने आपको बता दिया, नियमित बाजार बनाए गए, जिससे दोस्तों किसानों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हर जिले में, हर कस्बे में एक बाजार बनाया गया, जहां पे दोस्तों किसान अपनी फसल को आवश्यकता अनुसार क्या कर सकता है? बेच सकता है, जिसे अब दोस्तों क्या किया जा रहा है? खत्म किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है, इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं ये हमारे किसान भाई। सहकारी कृषि विपणन समितियां, सहकारी कृषि विपणन समितियां, यानी जो कृषि विपणन, यानी मैंने आपको बताया कृषि विपणन में मतलब क्या कि फसल का संग्रह करना, फसल का संक्रमण करना, उसका वर्गीकरण करना, उसका पैकेजिंग करना, उसका भंडारण करना और उसे सही समय पे बेचना। इसके लिए दोस्तों सहकारी कृषि विपणन समितियां बनाई गई, जो कि रियायती दरों पे
किसानों के लिए ये सारे काम करती थी और किसानों की बहुत मदद करती थी दोस्तों। ये सब कांग्रेस सरकार ने किया है दोस्तों। तो कांग्रेस ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है। कुछ कमियां तो हर सरकार में थी, कांग्रेस में भी थी, आम आदमी पार्टी में भी और बीजेपी में भी है। बट दोस्तों आप ये मत भूलिए कि कांग्रेस ने जो काम किया है वो लाजवाब किया है। और नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबका बहुत ही ज्यादा योगदान है भारत के विकास में। और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ये, और स्पेशली मिस्टर मनमोहन सिंह मेरे बेस्ट पीएम हैं वो। और हमेशा वो एक अर्थशास्त्री थे दोस्तों। और मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री हो एक अर्थशास्त्री जरूर हो, क्योंकि अर्थशास्त्री इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। तो देखिए, नियमित बाजार, सहकारी कृषि विपणन समितियां बनाई गई ताकि कृषि विपणन को सुधारा जाए। गोदाम सुविधाएं जैसे जो फसलें बहुत जल्दी नश्वर होती हैं, नश्वर मतलब नाशवान वस्तु होती है, जैसे टमाटर हो गए, कोई भी ऐसी फसल होती है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उनके लिए कूलिंग स्टोर। तो आपने देखा होगा कि अभी 2014 के बाद और उससे पहले भी कई बार कई टन गेहूं क्या हो जाता है दोस्तों, खराब हो जाता है, बारिश में भीग गया, मंडियों में प्रॉपर जगह ही नहीं है क्योंकि गोदाम ही नहीं है। तो भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे गोदाम बनाए गए जिसमें किसान रियायती दरों में अपनी फसल को संग्रह कर सकते हैं, उसका भंडारण कर सकते हैं और सही समय पे फिर वो जाके मंडियों में बेच सकते हैं। रियायती यातायात सुविधाएं, क्योंकि जो छोटे किसान होते हैं और दोस्तों जो सीमांत किसान होते हैं, मंझेले किसान होते हैं, जिनके पास 1-2 एकड़ जमीन होती है, उनके लिए रियायती यातायात सुविधाएं देना। यातायात, क्योंकि दोस्तों मंडी में लेके जाना है, जितनी उसकी फसल नहीं है उसको किराया बहुत ज्यादा होता है। तो सरकार द्वारा ये कोशिश की गई कि सभी किसान भाइयों के लिए रियायती दरों में, बहुत कम मिनिमम प्राइस में उनको उनकी फसल जो उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक यानी मंडियों तक पहुंचाई जाए, जिससे किसान भाइयों को उनकी फसल खराब ना हो और उनकी जो प्रति इकाई लागत होती है ना किसान की, वो ज्यादा ना हो। क्योंकि ज्यादा हो जाएगी तो अगर किसान ने जितना पैसा लगाया उसकी लागत भी नहीं निकलेगी तो फिर तो दोस्तों वो क्या करेगा, आत्महत्या करेगा। और 1947 के बाद दोस्तों ये कितनी शर्मनाक बात है कि कितने सारे किसान भाइयों ने आत्महत्या कर लिया। जब भी मैं ये सुनता हूं ना कि आज उस किसान ने आत्महत्या कर ली, आज उस किसान ने आत्महत्या कर ली न्यूज में, तो आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, बहुत दुख होता है। इतना दुख होता है ना, मैं जिसकी आपको कल्पना नहीं कर सकता हूं। क्योंकि जो हमारा पेट भरता है वो अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा दोस्तों। तो ये कितनी शर्म की बात है। मैं सारे नेताओं के लिए कहना चाहूंगा, जितने भी नेता है, कितना कमाओगे दोस्तों, कितना कमाओगे मेरे भाइयों, मतलब एक सीमा होती है। देखिए ना, वो किसान जो आपका पेट भरता है वो दोस्तों आत्महत्या कर लेता है। तो इससे ज्यादा श्रम की बात मैं नहीं मानता हूं कि हो सकती है। सूचना का प्रसार कई सारे चैनलों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मतलब प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को सूचनाएं दी जाती है कि आप अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए या उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसा करें। समय समय पे मिट्टी की जांच होती है, उन्हें बहुत सारी कैसे कीटनाशक का प्रयोग किया जाए, कैसे खरपतवारों को निकाला जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है किसान भाइयों को, ताकि वो सही समय पे सही एक्शन लेके अपनी फसल को बचा सके दोस्तों। क्योंकि आप नहीं समझते दोस्तों, कृषि करना एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा ही है दोस्तों। और कुछ लोग बहुत गलत एफबी पे बोलते हैं कि किसान कुछ नहीं करते, इनके पास तो कार है, इनके पास तो ये है। तो दोस्तों मेहनत से बनाई है इन सब ने, किसी की हराम की नहीं बनाई है। और किसान से ज्यादा मेहनती कोई नहीं होता दोस्तों। मैं नहीं मानता हूं कि किसान से ज्यादा मेहनती होगा, क्योंकि तभी हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने, जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे दोस्तों, उन्होंने तभी ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, जवान और जय किसान। क्योंकि दोस्तों जवान और किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है मेरे दोस्तों। आप ये मान के चल लीजिए, अगर किसान नहीं होगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, और जवान नहीं होगे तो आपको कोई भारी व्यक्ति आके आपको मार देगा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें एक और चीज जोड़ दी थी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने जय विज्ञान भी जोड़ दिया था दोस्तों इसमें। तो सूचना का प्रसार, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। ये वाला पूरा मैंने आपको समझा दिया है।
अब बात करते हैं इसमें और भी एक चीज है, न्यूनतम समर्थन कीमत नीति। अब देखिए न्यूनतम समर्थन कीमत नीति जो कि पहले एक कानून था दोस्तों, अब जो इतना विरोध हो रहा है इसी पॉइंट के लिए हो रहा है दोस्तों। सबसे ज्यादा जो विरोध हो रहा है कृषि कानूनों का, नए कृषि कानूनों का, उसमें न्यूनतम समर्थन कीमत नीति जिसे एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको कानून नहीं बनाया गया। वर्बली कहने से कुछ नहीं होता। किसान मतलब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन कीमत नीति पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो ये चीज लिख दीजिए ना आप आधिकारिक रूप से। अगर कोई किसान की फसल उससे कम में खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप लिखते क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी नीयत में चोरी है। क्योंकि दोस्तों ये लिखना ही पड़ेगा। किसान जब तक अपने घर वापस नहीं जाएंगे, जब तक उनको इस चीज की गारंटी नहीं दी जाएगी, तभी किसान भाई सिरे से खारिज कर रहे हैं कि हमें ये कृषि कानून में कोई संशोधन नहीं चाहिए। हम सिरे से इसको नकारते हैं दोस्तों, हम इसको नकारते हैं। नकारते इन द सेंस हम चाहते हैं कि सरकार इसे वापस ले। ठीक है, अब बात करते हैं सुरक्षित भंडार व सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यानी सुरक्षित भंडार मतलब क्या कि जो किसान भाइयों की जो फसल होती है, जो उनकी दिन रात की जो मेहनत होती है, उसको सुरक्षा दी जाए। यानी उसके भंडार, ऐसे कूलिंग स्टोर बनाए जाए, ऐसे वेयर हाउस बनाए जाए जिससे उनकी फसल खराब ना हो मेरे दोस्तों। क्योंकि देखिए ना, अगर आपने दिन रात लग के फसल उगाई और आपकी फसल खराब हो गई तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। आपने जो पैसा उठाया था गैर संस्थागत स्रोत या संस्थागत स्रोत से, वो आप कैसे वापस दोगे। इसलिए मेरे दोस्तों हमारे किसान भाई बहुत आत्महत्या कर लेते हैं। और मैं ये सिर्फ इसके लिए कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी को ब्लेम नहीं करूंगा। जितनी भी भारत की राजनीतिक पार्टियां, उन सबको ये कहूंगा कि शर्म करो, क्योंकि इससे ज्यादा दुर्भाग्य भारत का नहीं हो सकता दोस्तों। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब वितरण प्रणाली, यानी जो भी एक जिले में आते हैं या एक ब्लॉक में आते हैं, गांव में आते हैं, तो ऐसे यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाए जिसमें सारे किसान भाई अपने जो छोटे और मंझोले किसान होते हैं वो अपनी फसल को रखें और मंडी तक पहुंच जाए, ताकि एक किसान पे ज्यादा बर्डन ना आए और उनकी जो प्रति इकाई लागत होती है उनकी फसल की वो बढ़े ना, जिससे दोस्तों उनको अधिक से अधिक लाभ हो। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जो अनाज पैदा करता है उसे भी नहीं फायदा हो रहा है, जो अनाज खाता है उससे भी कोई फायदा नहीं है। जो बीच में दलाल है, बिचौलियां हैं, वो सारा पैसा खा जाते हैं। आप मेरी बात को समझिए। इसलिए इतना बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है कृषि कानूनों का दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। भाई वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यम। वैकल्पिक का मतलब समझिए पहले तो। देखिए एक तो ये तरीका है कि आप सरकार को बेचे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, और कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं, यानी और कौन कौन से अल्टरनेट्स हैं जो आप कर सकते हैं, यानी क्रय और विक्रय करने के लिए, यानी किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए और उपभोक्ता अनाज खरीदने के लिए, और कौन कौन से माध्यम हैं। यानी वैकल्पिक का मतलब होता है दूसरा। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा होता है अल्टरनेट नंबर। एक तो आपका मेन नंबर होता है और वो आपसे पूछते हैं कोई अल्टरनेट नंबर है आपका। अल्टरनेट यानी दूसरा, यानी वो कौन से दूसरे माध्यम है जिसमें क्रय और विक्रय किया जा सकता है फसलों का। परिवारों को किसानों द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री, जिसे आप केंद्रीय भंडार भी कहते हैं, केंद्रीय भंडार, जिससे जो बिचौलियां होते हैं ना दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं जो किसान है वो प्रोड्यूसर है, फिर वो क्या करते हैं, वो होलसेलर्स को बेचते हैं, और होलसेलर किसको बेचते हैं, रिटेलर्स को, और रिटेलर्स के बाद वो आते हैं कंज्यूमर। तो ये है वो बिचौलिया, बड़े बड़े उद्योगपति, ठीक है, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी आज की डेट में सबसे ज्यादा कमा रहे, पूरा भारत बर्बाद हो गया, बड़े भैया इनकी कंपनियां आगे बढ़ गई, क्योंकि ये बिचौलियां हैं। तो यही जो दलाल हैं, जो बीच के लोग हैं ना, इनके हिसाब से बनाया गया है कृषि कानून, ना कि दोस्तों किसानों के और ना ही दोस्तों उपभोक्ताओं के। तो देखिए ये जो चीज है ना, मैंने आपको समझाया कि ये जो होलसेलर्स हैं और ये जो रिटेलर्स हैं,
इनको बीच में से हटा के डायरेक्ट जब किसान उपभोक्ताओं को बेचते हैं तो हम कहते हैं इसे वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यम, जिसे कहते हैं परिवारों को किसानों द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री। क्या दोस्तों? प्रत्यक्ष बिक्री। क्लियर है यानी बात? बहुराष्ट्रीय निगम। पहले तो आप निगम समझिए ये क्या होता है। निगम का मतलब होता है कंपनी। देखिए विक्रेता जो होते हैं ना, तीन तरीके के हो सकते हैं। एक होता है एकल, जब एक ही विक्रेता है तो उसे एकल कहेंगे। एक के बाद दो और हद से हद 19 तक उसे कहेंगे हम साझेदारी यानी पार्टनरशिप। जैसे 20 हो जाएंगे और 20 के बाद जितने मर्जी हो जाएंगे तो वो कंपनी बन जाती है, यानी फर्म बन जाती है, यानी निगम बन जाती है। आप इसे कंपनी कहें, फर्म कहें या फिर आप इसे निगम कहें, एक ही बात होता है दोस्तों। और बहुराष्ट्रीय, राष्ट्र का मतलब होता है देश, बहु का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा देशों से बनी कंपनी, उसे एमएसपी कहते हैं। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज। क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है। निगम रिटेलर्स यानी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, रिटेलर्स होते हैं, को संविदा बिक्री यानी लॉट के लॉट बेचना। एक तो सरकार क्या करती है गवर्नमेंट कि भैया कहते हैं जो किसान होते हैं सरकार को बेच देते हैं। दूसरे ये दो अल्टरनेट्स हैं कि एक तो या तो जो किसान हैं वो डायरेक्ट उपभोक्ताओं को बेचे या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचे या निगम रिटेलर्स को बेचे बड़े लॉट पे। तो ये दो वैकल्पिक माध्यम हैं जो क्रय और विक्रय के हैं दोस्तों। अब आगे फिर दोबारा विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब मैंने बताया था डाइवर्सिटीफाई, है ना, यानी एक जैसी फसल ना उगा के कम से कम दो या दो से अधिक किस्म की फसल को उगाना। जैसे दलहन हो गई, दालें हो गई, भैया बागवानी हो गई, काफी चीजें मैं अभी इसको अच्छी तरीके से बताऊं। इसमें शामिल है फसल उत्पादन का विविधीकरण। यानी फसल उत्पादन का विविधीकरण मतलब क्या? अलग अलग किस्म की फसलों को उगाना जिससे किसान की आय बढ़े। और उत्पादक क्रियाओं का विविधीकरण यानी उत्पादक यानी किसान भाई। और आप जानते हैं कि किसान भाई मौसमी बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी से बहुत प्रभावित होते हैं। एक खेत में केवल 2 ही किसानों की या 3 किसानों की आवश्यकता है, बट उसमें 5 लोग काम कर रहे होते हैं। दूर से देखने से तो लगता है कि भाई 5 को रोजगार प्राप्त है, बट दोस्तों वास्तव में 2 ही किसानों की आवश्यकता थी, 3 तो बेमतलब में काम को बिगाड़ रहे हैं। तो उसे हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। और एक होती है मौसमी बेरोजगारी। एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है और एक जेठ की फसल होती है। इसके बाद बहुत ऐसा टाइम होता है, 6 महीने काम होता है कृषि में और 6 महीने आराम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। अब मौसमी बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी से बचने के लिए मेरे दोस्तों उत्पादक क्रियाओं का विविधीकरण करना। यानी विविधीकरण मतलब क्या करना कि भैया कृषि के अलावा गैर कृषि में भी उनको लगाना। जैसे मत्स्य पालन कर लेना, मछली का पालन करना, मधुमक्खियों का शहद का पालन, बागवानी कर लेना, या फिर पशुपालन कर लेना, या मत्स्य पालन यानी मछली पालना। मछली पालना भी दोस्तों एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। मधुमक्खियों का शहद करना, यानी कृषि के साथ साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उसे ही हम कहेंगे उत्पादक क्रियाओं का विविधीकरण। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादक क्रियाओं के विविधीकरण का अर्थ है। देखिए उत्पादक क्रियाओं के विविधीकरण का अर्थ क्या है? फसल खेती से रोजगार के गैर कृषि क्षेत्र में विवरण। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी यहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाता है कि रोजगार के गैर कृषि क्षेत्र हैं, जैसे कि पशुपालन कर लेना, मौसमी बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी से बचने के लिए। क्योंकि देखिए सूअर पालना हो या भेड़ पालना हो, बकरी पालना हो, भैंस पालना हो, इससे ये भी एक बहुत ही ज्यादा लाभप्रद उपाय है। और इससे क्या होता है, जो छिपी भी बेरोजगारी होती है या फिर हम कहें जो मुर्गी पालन होता है, इससे छिपी भी बेरोजगारी या फिर हम कहें जो मौसमी बेरोजगारी है उसका समाधान है दोस्तों ये, ठीक है। मत्स्य पालन यानी मछली पालना, बागबानी आम के वृक्ष लगाना, केले के वृक्ष लगाना, अमरूद के वृक्ष लगाना और एक बाग बना लेना। एक होती है फसल और एक होता है बाग। बाग में दोस्तों फल फ्रूट लगाए जाते हैं, फल फ्रूट। बागबानी में फल फ्रूट हो गया,
फूल हो गए दोस्तों, फूलों का भी व्यापार होता है। आप जानते हैं कि हर त्योहार में और बहुत सारे पूजा पाठ में हमें फूलों की आवश्यकता होती है, तो उसे दोस्तों हम बागबानी कहते हैं। और ये भी दोस्तों क्या है, रोजगार के गैर कृषि क्षेत्र है, जिससे उत्पादक क्रियाओं में क्या आता है, विविधीकरण आता है। और देश में जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो मौसमी बेरोजगारी होती है, उसका ये समाधान है। और मैं कहता हूं कि भारत सरकार को और जितने भी हमारे देश में राज्य सरकारें, उन सबको इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बढ़ेगा, मतलब जब तक किसान नहीं बढ़ेगा ना दोस्तों, तब तक देश भी नहीं बढ़ेगा। किसान भाइयों का बढ़ना बहुत ही जरूरी है। और किसान आत्महत्या करता है तो इसका मतलब जिस जगह का किसान आत्महत्या करता है, वहां के विधायक को, वहां के सांसद को और वहां के पार्षद को फांसी देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये मैं तो ये मानता हूं, ये कानून बना लेना चाहिए, क्योंकि ये पार्षद, विधायक और सांसद कर क्या रहे होते हैं? इनका काम होता है जनता की सेवा करना, और ये सेवा नहीं करते, मेवा खाने में लगे रहते हैं, जब भी इनके मोटे मोटे पेट होते हैं। दोस्तों मुझे बहुत गुस्सा आता है जब किसान भाई आत्महत्या करते हैं। दोस्तों कुटीर व लघु उद्योग, कुटीर व लघु उद्योग आपने देखे होंगे, कुटीर उद्योग होते हैं जो घरों में छोटे छोटे पीस बनाती हैं महिलाएं, छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं जो घरों में ही होती हैं, छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं। दोस्तों कुटीर और लघु उद्योग भी एक बहुत अच्छा है। और भारत सरकार द्वारा जो मनरेगा है, जो बहुत ही अच्छी नीति थी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया नीति मनरेगा, उसमें लोगों को 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, बट अब वो भी छीन लिया है दोस्तों। तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग भी एक रोजगार के गैर कृषि क्षेत्र में आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो अपने घर की आय बढ़ाने, अपनी फैमिली की आय बढ़ाने के लिए घर में ये काम बहुत अच्छे कर सकते हैं। और जब जो किसान भाई होते हैं, जब उनके पास कृषि में कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, तब वो ये काम कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी मतलब क्या है दोस्तों?